हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से हर साल जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पक्का टारगेट है 30 में से 30 का। यानी कि बाल विकास में आपको 30 में से 30 नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं। और ये जो श्रृंखला है, अगर आप इस पर बने रहते हैं, रेगुलर आप इसको देखते हैं, तो आपको सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिएगा और यहाँ से आपको पक्का लाभ होने वाला है और सीटेट में आपके अच्छे अंक प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा बाल विकास प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह है। यानी कि एक बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है, उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 के बीच में है, तो वह कैसा, मतलब वो जो बालक है वो कौन सी बुद्धि का है, किस बुद्धि का कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, बी ऑप्शन है प्रखर बुद्धि का, सी ऑप्शन है उत्कृष्ट बुद्धि का, या डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बुद्धि का। यानी कि अगर बच्चे का जो बुद्धि लब्धि है बच्चे की वो 90 से 110 के बीच में है, तो वह बच्चा कौन सी बुद्धि वाला होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामान्य बुद्धि। यानी कि अगर किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह सामान्य बुद्धि का बच्चा कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहला ही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का बच्चा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बीच के बच्चों के लिए लागू है। यानी कि जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वह कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है। यानी कितने वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बालक, दूसरा ऑप्शन है 7 से 13 वर्ष तक के बालक, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष तक के बालक, और चौथा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक के बालक। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, तो यह 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा देने के लिए बात की गई है। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू करने की बात की गई है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। यानी कि अगर एक बालक है तो हम उसके वृद्धि और उसके विकास का अध्ययन अगर हम करते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, कौन सी सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, सेकेंड ऑप्शन है तुलनात्मक विधि, थर्ड ऑप्शन है विकासीय विधि, फोर्थ ऑप्शन है सांख्यिकी विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकासीय विधि। किसी भी बच्चे के वृद्धि और विकास के बारे में अगर अध्ययन करना है, उसके बारे में अगर जानना है, तो इसके सबसे अच्छी विधि मानी जाती है विकासीय विधि। और जो विकासीय विधि होती है यह बच्चे के वृद्धि और विकास को लेकर के बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। तुलनात्मक विधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो तुलनात्मक विधि होती है तो यह क्या कहते हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में कौन कौन से अंतर हैं, कौन कौन सी तुलनाएं हैं, इनके बारे में इस विधि के अंतर्गत हम जानते हैं। यानी कि उसमें तुलना की जाती है कि मान लीजिए अगर शैशवावस्था का बालक है और किशोरावस्था का बालक है तो उसमें कौन कौन से तुलनाएं हो सकती हैं, कौन कौन से तुलनाएं नहीं हो सकती हैं। तो ये तुलनाओं के अंतर्गत तुलनात्मक विधि पाई जाती है। इसके अंतर्गत मतलब तुलना करने की बात होती है तो तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने की बात होती है तो विकासीय विधि प्रयोग की जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि गार्डनर ने जो 7 बुद्धि प्रस्तुत की, 7 बुद्धि इन्होंने बताई कि 7 तरीके की बुद्धि होती है। पहले इन्होंने 7 तरीके की बुद्धि बताई थी, फिर बाद में इन्होंने एक और बुद्धि बढ़ा दी, तो इन्होंने बाद में 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई। तो इन्होंने जो बुद्धि बताई, बुद्धि के जो प्रकार बताए, उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि नहीं है। यानी कि कौन सी बुद्धि इनके इन 7 या 8 प्रकार में से नहीं पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है भावात्मक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फोर्थ ऑप्शन है भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भावात्मक बुद्धि जो होती है यह बुद्धि
गार्डनर ने नहीं बताई, यानी कि इनके अंतर्गत यह बुद्धि नहीं आती है, भावात्मक बुद्धि नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने कौन कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि बताई, यानी पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो गार्डनर जो थे ये बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, यानी कि जो बहुबुद्धि इनके कारक इनके अंतर इनके हिसाब से, यानी कि इन्होंने जो बताया उसके अनुसार इन्होंने जो बताया, तो बुद्धि जो होती है वो बहुत से कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है, इसलिए इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी जो बुद्धि होती है वो बहुत से कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो सबसे पहले इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई कि जो बुद्धि होती है वो 7 प्रकार से मिलकर के 7 कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर बाद में इन्होंने उसमें एक और बुद्धि जोड़ दी, एक और कारक उसमें जोड़ दिया, तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो 8 कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे पहले इन्होंने बताई भाषाई बुद्धि, यानी कि सबसे पहले इन्होंने भाषाई बुद्धि बताई। फिर दूसरी इन्होंने बताई तर्कपूर्ण बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि होती है वो तर्कपूर्ण होती है। फिर तीसरी इन्होंने स्थान संबंधी, यानी कि स्थानिक बुद्धि बताई। फोर्थ इन्होंने संगीत बुद्धि बताई, यानी जिनके अंदर संगीत की रुचि होती है उनके अंदर संगीत वाली बुद्धि पाई जाती है। फिर पांचवी इन्होंने अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बताई। फिर छठी इन्होंने अंतःवैयक्तिक बुद्धि बताई। फिर 7 नंबर पे इन्होंने बताई शारीरिक बुद्धि, यानी कि जो शारीरिक फिजिकल इंटेलिजेंस इन्होंने बताया कि जितने भी कहते हैं कि वो जितने भी वो होते एथलीट उनके अंदर क्योंकि वो शरीर मतलब शारीरिक क्रियाएं करते रहते हैं तो उनके अंदर शारीरिक या फिजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फिर ये 7 प्रकार की इनकी बुद्धि हो गई। फिर बाद में इन्होंने एक और बुद्धि बताई प्राकृतिक बुद्धि। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि जितने भी जूलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, जो किसान होते हैं, उन सब के अंतर्गत उन सब के अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। तो इस प्रकार इन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि, फिर बाद में इन्होंने प्राकृतिक बुद्धि को भी जोड़ा। इस प्रकार इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इनकी जो इन्होंने बुद्धि के जो कारक बताए, जो बुद्धि के जो प्रकार बताए, इन प्रकार में कौन से शामिल नहीं था। तो जो भावात्मक बुद्धि है यह बुद्धि इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। यानी कि बात करें कि एक कोई बच्चा है, उसकी मानसिक आयु अगर 5 वर्ष है तथा उसकी जो वास्तविक आयु है वह 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसको हम निकालते हैं फार्मूले से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक बुद्धि लब्धि निकालने से क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि किसी की आयु इतनी वर्ष है तो उसकी वास्तविक आयु इतनी वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। इस प्रकार से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है बुद्धि लब्धि निकालने से संबंधित। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वो जरूर ध्यान कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बुद्धि लब्धि के फार्मूले के बारे में जानते हैं। तो जो बुद्धि लब्धि होता है, यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है IQ बराबर मानसिक आयु, यानी कि होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यानी कि जो बुद्धि लब्धि होती है तो वह होती है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इस प्रश्न में बताया गया है कि जो एक बच्चा है उसकी मानसिक आयु कितनी है, तो मानसिक आयु है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितनी है, तो वास्तविक आयु को हम नीचे रखते हैं, तो वास्तविक आयु है 4 वर्ष, फिर गुणे 100, यानी फिर इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 पंचे 125। तो 25 का गुणा हम 5 बार करेंगे तो 25 गुणे, अगर हम बात करते हैं 25 गुणे 5 बराबर 125। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 125, यानी कि उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी वह कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। तो अगर एक बार हम फिर से इस प्रश्न को देखने की एक बार फिर से हम अगर समझें तो यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, यानी कि यहाँ पे मानसिक आयु 5 वर्ष दी गई है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी हमको बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी जो मानसिक आयु दी हुई है उसको हमको ऊपर रखना है, फिर बटे वास्तविक आयु जो कि 4 है उसको हम नीचे रख देते हैं। यानी कि जो मानसिक आयु है उसको हम ऊपर रखते हैं 5 वर्ष और जो वास्तविक आयु है उसको बटे में नीचे रखते हैं और फिर गुणे 100 कर देते हैं। तब गुणे 100 कर दी तो हम इसको काट देंगे 4 से, इधर 100 को 4 से अगर हम काटते हैं तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5, यहाँ से 25 का गुणा हो जाएगा तो 25 पचे 125। तो ये तुम्हारा सही आंसर इसका हो जाएगा 125। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 125, यानी कि उस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होगी वह 125 होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया है कि जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है? तो पहला ऑप्शन है बी एन झा ने कहा है, सेकंड ऑप्शन है स्किनर ने कहा है, थर्ड ऑप्शन है डेविस ने कहा है, फोर्थ ऑप्शन है वुडवर्थ ने कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किनर के अनुसार जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो 6 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान दीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो यह जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है यह किसने कहा? तो यह स्किनर ने कहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? यानी कि जो बालक होते हैं वो किस आयु में पहुँचते हैं तब वो हिंदी के जो अक्षर होते हैं यानी का खा गा घा इनको वो पहचानना शुरू कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 वर्ष में, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष में, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष में और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष में। यानी कि किस वर्ष में जो बच्चे होते हैं उस वर्ष में पहुंचते पहुंचते वो हिंदी अक्षरों को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष। यानी कि जब 5 वर्ष के जो बालक होते हैं वे हिंदी अक्षरों को पहचानना शुरू कर देते हैं, यानी कि वे हिंदी अक्षरों को पहचानने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, एलेक्सिया क्या है? यानी कि आप सभी जानते हैं ये एक एलेक्सिया जो होती है एक अधिगम अक्षमता होती है। तो इसके अंतर्गत किस में हम अक्षम हो जाते हैं? जो बालक होता है वो किस में अक्षम हो जाता है एलेक्सिया में? तो पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता है, दूसरा ऑप्शन है लिखने की अक्षमता है, तीसरा ऑप्शन है सीखने की अक्षमता है, चौथा ऑप्शन है सुनने की अक्षमता है। तो एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने की अक्षमता होती है। इसके अंतर्गत जो डिसलेक्सिया जिसको बोलते हैं, यानी कि डिसलेक्सिया भी पढ़ने की अक्षमता होती है। और डिसग्राफिया जो होती है डिसग्राफिया जिसको हम बोलते हैं डिसग्राफिया, जो डिसग्राफिया होती है या लिखने से संबंधित अक्षमता होती है। और जोड़ घटाव यानी कि गणित से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उससे संबंधित होती है डिसकैलकुलिया, यानी कि उसमें हम जितने भी सवाल लगाने से संबंधित अक्षमताएं होती हैं वह पाई जाती हैं, तो वह होती है डिसकैलकुलिया। ठीक, तो अगर पढ़ने की क्षमता से संबंधित पूछा जाए तो एलेक्सिया तथा डिसलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित अक्षमता हो जाएगी। लिखने से संबंधित अगर अक्षमता पूछे तो लिखने से संबंधित अक्षमता जो होती है वह डिसग्राफिया हो जाएगी। और अगर मैथ से संबंधित अगर सवाल जोड़ने घटाने से संबंधित अगर पूछे अक्षमता कौन सी होती है तो वह डिसकैलकुलिया हो जाती है। तो ये अधिगम अक्षमताएं हैं। इन तीनों अधिगम अक्षमताओं में से कोई ना कोई एक जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे पढ़ने से संबंधित पूछ ली जाए या लिखने से संबंधित पूछ ली जाए, या फिर जो सवाल होते हैं जो जोड़ घटाव होते हैं मैथ से संबंधित जो क्षमता होती है इससे भी संबंधित पूछ लिया जाता है। तो कोई एक ना एक आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु या अवधि तक मानी जाती है? यानी कि जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इस किस वर्ष तक के जो बालक होते हैं इसमें आते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 11 से 15 वर्ष। यानी कि जो जीन पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, तो यह जो अवस्था होती है ये किस आयु तक की मानी जाती है? तो यह 11 से 15 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 से 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं वह अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो पियाजे हैं इन्होंने जो अवस्थाएं थी उनको कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो इन्होंने बाल विकास की जो अवस्थाएं थी उनको 4 अवस्थाओं में बांटा था। पहली इन्होंने जो बताई थी वह बताई थी संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी बताई थी? संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि इन्होंने 0 से 2 वर्ष तक की बताई थी। ठीक, यानी कि जो इन्होंने पहली अवस्था बताई, 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था जो इन्होंने बताई वह थी संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की थी। फिर दूसरी इन्होंने जो अवस्था बताई, यानी कि इनकी जो दूसरी अवस्था थी वह थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इन्होंने माना 2 से 6 वर्ष, यानी कि इसके अंतर्गत इन्होंने किसको रखा? 2 से 6 वर्ष तक के जो बालक थे उनको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत रखा। फिर तीसरी इन्होंने जो अवस्था बताई, यानी कि इनकी जो तीसरी अवस्था थी वह थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, इसके अंतर्गत इन्होंने रखा 6 से 11 वर्ष तक के बालकों को, यानी कि इसके अंदर इन्होंने कितने वर्ष के बालकों को रखा, 6 से 11 वर्ष तक के बालकों को। फिर चौथी और लास्ट अवस्था इन्होंने जो बताई वह इन्होंने बताई औपचारिक अवस्था, इन्होंने जो बताई वह बताई औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था, जो कि यह प्रश्न है, प्रश्न इसी से संबंधित है। इनकी चौथी अवस्था ही है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो और इस अवस्था को उन्होंने रखा 11 से 15 वर्ष तक की आयु में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। और पियाजे ने जो बाल के जो विकास की जो अवस्थाएं थी उनको 4 भागों में बांटा था। पहली संवेदी पेशी अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक की थी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष तक की थी, तीसरी इन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था थी, और चौथी इन्होंने बताई औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष से 15 वर्ष कह सकते हैं, या फिर 12 वर्ष से ऊपर या किशोरावस्था तक ये अवस्था इन्होंने बताई। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अब अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, यानी कि जब बालक गर्भावस्था में होता है तो उस बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है। तो पहला ऑप्शन है 150 दिन, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन, तीसरा ऑप्शन है 390 दिन, चौथा ऑप्शन है 460 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन, यानी कि जो बालक होता है वो गर्भ में जब होता है तो उसको गर्भ में विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने भी पुत्र पर अध्ययन किया था और उनके पुत्र की आयु उस वर्ष थी 3 वर्ष की। तो पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी ने, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन ने, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल ने, चौथा ऑप्शन है जेम्स सेली। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पेस्टोलॉजी मनोवैज्ञानिक थे, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूरी श्रृंखला ही है। जितने भी बाल विकास के प्रश्न हम लेकर के आए हुए हैं ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, और आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं, बिल्कुल यहाँ से मिलने वाले हैं अगर आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो पर बने रहते हैं। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फायदा हो सके, उनको भी बेनिफिट हो सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है, यानी कि जो बालक का विकास होता है ये कैसे होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिर से पैर की ओर होता है, बी ऑप्शन है पैर से सिर की ओर होता है, सी ऑप्शन है दोनों ओर से होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। और इसीलिए इसको कहते हैं मस्तकाधोमुखी, यानी क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी। ठीक, मस्तकाधोमुखी हो जाता है, यानी कि मस्तक यानी कि सिर से लेकर के पैर की ओर इसका विकास होता है, इसीलिए इससे मस्तकाधोमुखी सिद्धांत जो भी कहा जाता है। तो बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी कि यहाँ पर विकास के कथन कुछ दिए गए हैं विकास से संबंधित, तो उनमें से कौन सा कथन है जो विकास को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है जो विकास की दिशा होती है वह सिर से पैर की ओर होती है, चौथा ऑप्शन है वर्तुलाकार गति, यानी जो विकास होता है वो वर्तुलाकार गति से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि यह जो कथन है यह विकास से संबंधित नहीं है, यह विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी कि जो विकास होता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो विकास होता है या नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी अवस्था है जो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं, यानी कि गर्भ के दौरान की अवस्था नहीं कही जा सकती। तो हमारा पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है डिंब अवस्था, तीसरा ऑप्शन है बीजाकरण की अवस्था,
और चौथा ऑप्शन है भ्रूणावस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होती है ये गर्भाधान काल की अवस्था नहीं होती है। बाकी जितनी भी तीनों अवस्थाएं हैं ये गर्भाधान की अवस्थाएं कही जाती हैं। कौन सी अवस्थाएं कही जाती हैं? गर्भाधान काल की अवस्थाएं, जिनमें डिंब अवस्था, बीजाकरण की अवस्था और भ्रूणावस्था आती है। और जो शैशवावस्था है ये बाल विकास से संबंधित अवस्था होती है। किससे संबंधित होती है? बाल विकास, यानी इसके अंतर्गत हम बालक के विकास के बारे में जानते हैं। तो ये जो शैशवावस्था होती है ये बालक के विकास से संबंधित होती है और बाकी जो तीनों अवस्थाएं हैं ये गर्भाधान काल की अवस्था से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। यानी कि किस अवस्था में, यानी किस वर्ष में जो बालक होता है उस वर्ष में का जो बालक होता है वो मुख्य यानी कि जो मेन रंग होते हैं उन रंगों को पहचानना शुरू कर देता है। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष। तो यानी कि इनमें से किस वर्ष में जो बालक होता है उस वर्ष का जो बालक मेन जो कलर्स होते हैं उन कलर्स को पहचानना शुरू कर देता है कि ये लाल है या हरा है, पीला है या नीला। यही तो मेन रंग होते हैं, लाल, हरे, पीले, नीले। ठीक है, तो इन जो मेन रंग होते हैं इन मेन कलर्स को वो पहचानना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 5 वर्ष। यानी कि जो 5 वर्ष का बालक होता है ये जो मुख्य रंग होते हैं, मेन जो कलर्स होते हैं इन कलर्स को पहचानना शुरू कर देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? यानी कि जब बालक गर्भ में होता है तो गर्भ में जो बालक होता है तो उसमें सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सबसे किस अंग का निर्माण होता है? सबसे फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन है पैर का, बी ऑप्शन है सिर का, डी ऑप्शन है धड़ का, यहाँ पे आप इसको धड़ कर लीजिएगा, सी ऑप्शन है धड़ का और डी ऑप्शन है सभी का। तो जब गर्भ में जो बालक होता है उसका जब निर्माण हो रहा होता है तो सबसे पहले सिर का विकास या सिर का निर्माण होना शुरू होता है। यानी कि जब बालक का निर्माण होता है गर्भ में तो सिर से ही उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी जन्म के समय जो एक शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 206 हड्डियाँ, सेकंड ऑप्शन है 230 हड्डियाँ, थर्ड ऑप्शन है 270 हड्डियाँ, फोर्थ ऑप्शन है 320 हड्डियाँ। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 270। जन्म के समय जो शिशु होता है उसके अंदर 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक, यानी कि जैसे उसका जन्म हुआ जो कि 0 की अवस्था कही जाएगी, जन्म की अवस्था शैशवावस्था, तो उस अवस्था में जो बालक होता है 0 वर्ष की जब अवस्था होती है उसका जो जन्म हुआ होता है तो उस समय उसके अंदर 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक, 270 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जो बालक होता है वह अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। किस अवस्था में या किस माह तक का जो बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है? तो ए ऑप्शन है 6 माह का बालक, बी ऑप्शन है 8 माह, सी ऑप्शन है 9 माह, डी ऑप्शन है 3 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माह। यानी कि जो 3 माह का जो बालक होता है वह अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है कि ये हमारी माता हैं। ठीक है, उनकी ओर आकर्षित होना शुरू कर देता है, उनकी ओर जाना शुरू कर देता है। तो 3 माह का जो बालक होता है वो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। यानी कि जब बालक का जन्म होता है उस समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, उसके मस्तिष्क का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो ए ऑप्शन है 300 ग्राम, बी ऑप्शन है 350 ग्राम, सी ऑप्शन है 400 ग्राम, डी ऑप्शन है 450 ग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ग्राम। यानी जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है वह 350 ग्राम का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और पेपर में जब भी ये प्रश्न अगर पूछा जाता है तो बिना हिचकिचाहट के साथ इसको 350 ग्राम लगा दीजिए, ये सही आंसर हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कल्पना जगत में किस अवस्था में विचरण करता है? यानी कि जो एक बालक होता है वो कल्पनाओं में, यानी कल्पना में वो खोया रहता है, कल्पनाओं में विचार करता रहता है। तो ये किस अवस्था में के जो बालक होते हैं वो कल्पना की अवस्था में रहते हैं? ए ऑप्शन है शैशवावस्था के बालक,
बी ऑप्शन है किशोरावस्था के बालक, सी ऑप्शन है बाल्यावस्था के बालक, डी है शैशवावस्था व किशोरावस्था, दोनों अवस्था के जो बालक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैशवावस्था व किशोरावस्था, इन दोनों अवस्थाओं के जो बालक होते हैं ये कल्पना जगत में खोए रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, नई नई कल्पनाएं करते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैशवावस्था व किशोरावस्था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि हमने बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से इन प्रश्नों को समझा। ये 20 क्वेश्चन जो थे टोटल, इनके साथ साथ हमने जो एक्सप्लेनेशन किया, इनकी जो व्याख्याएं की, तो उसमें 20 के साथ साथ हमने ढेर सारे और नए क्वेश्चनों को भी समझा। ठीक है, तो ये थी हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और सीटेट से यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।